राम राम। राम राम। पोते का ब्याह है आज, यहीं से अक्षत के दाने बिखरा दिए बच्चे के मस्तक पर। यहीं से? क्या विवाह मंडप जाना दुभर हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें इस किले का किलेदार मुकर्रर किया था। हाँ। बगैर महाराज की इजाजत से हम किला छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन मराठी रियासत तो अंग्रेजी सन 1818 में खालसा कर ली गई थी संपतराव। अब तो चल रहा है 1883। 65 साल बीत चुके हैं। शायद आप तक यह खबर पहुंची नहीं है। हम किसकी इजाजत से किला छोड़कर जाते? हमसे पहले हमारे पिता किलेदार थे। जिस दिन से किलेदार बने उस दिन से कभी किला छोड़कर नहीं गए। यहीं पर वो स्वर्गवासी हुए और यहीं पर हमने उनके आखिरी संस्कार किए। तब से हम यहां हैं। अब हमारा बेटा हमें चिता पर चढ़ाएगा और किलेदार की हैसियत से यहां खड़ा रहेगा। तो क्या कह रहे थे श्रीधर पंत? हाँ, सही है तुम्हारा कहना। मराठी रियासत खत्म हो चुकी है। शिवाजी महाराज के गुजरे 200 साल बीत चुके, मगर आज भी महाराज यहां और यहां विराज रहे हैं। सही बात है। महाराज के गुजर जाने के कोई 80-90 साल बाद एक कवि हुआ था, श्रीवल्लभ। वो भी महाराज को भूला नहीं पाया था। उसने कहा है, बचाई दखन देश की लाज, लिया जब हाथ राज का ताज। बचाई दखन देश की लाज, लिया जब हाथ राज का ताज। रचा फिर गढ़ी दुर्ग का जाल, प्रजा की खुश किस्मत खुशहाल। सलिल पर सेतु बनाया जी, हो जी 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 जी। सलिल पर सेतु बनाया जी, हो जी 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 जी। जनदी पर रख जहाज का भार, मही को देकर प्रेमाधार। जोड़कर 12 मावल एक, दबाए समर्थ शत्रु अनेक। ऐसा नरनाथ शिवाजी जी, हो जी 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 जी। ऐसा नरनाथ शिवाजी जी, हो जी 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 हो। मगर ज्योतिबा फुले ने कुछ और कहा है। किसानों का राजा पहला, अलंकारों से जीना बहला। छली के लिए महाछलिया, भलों की पड़ता था पैया। ओ बचाता प्राण जुगत से वो, डरे ना कभी विपद से वो। युद्ध के लिए सदा तैयार, प्रजा का पाया प्यार अपार। रैयत का सुख उसका सुख था, बनाता नया कायदा था। तबीयत का सीधा सादा, भलाई पर नित आमादा। ओ मधुरतम थी उसकी बानी, बहे जो झरने का पानी। शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण। शिवाजी राजा कुलभूषण, जरा भी मिले नहीं दूषण। क्या कहे ज्योतिबा फुले, शब्द ना मिले जी 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 जी। क्या कहे ज्योतिबा फुले, शब्द ना मिले जी 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 जी। आप शिवाजी को किसानों का राजा कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि वो हम किसानों कुनबियों का नेता था। लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आएगी श्रीधर पंत। लगता है आज महाराज की पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। और पोते के ब्याह के दिन महाराज की कहानी सुनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। 17वीं सदी के शुरुआत में ये जो पूरा इलाका तुम देख रहे हो और उससे भी परे 12 मावल का प्रदेश है, एकदम बंजर था। मौत का उसे श्राप मिला हुआ था। धरती जैसे बांझ हो चुकी थी। धरती है स्वर्ण भंडार, बड़ी भंगार। आंख के पार में कुछ दिखता, भूख के आगे मान सस्ता। अंधेरा जड़ता का दस्ता, दलित जलता सबको जलता। मौत का नंगा नाच चलता।
जिए तो कैसे जिए समझना पड़ता जी 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 जी। कब जिए तो कैसे जिए समझना पड़ता जी 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 जी। ऐसे मावल प्रदेश में शहाजी राजे भोसले ने राजा शिवाजी को उनकी माता जिजाबाई और अपने विश्वासपात्र सेवक दादूजी कोंडेव के साथ पुणे भेज दिया। राजे, क्या थक गए? नहीं तो शिवाजी राजे शाहजी महाराज की औलाद है रानी साहिबा, इतनी जल्दी क्या थकने वाले हैं? इनके आबा साहेब घोड़े पर बैठ आंधी की तरह दौड़ते थे, दुश्मन चकरा कर रह जाते। कितनी बार आबा साहेब की कहानियां आपसे सुनेंगे पंत? कहानियां भर बनकर रह गई हैं राजे। माहौले की शिकस्त के बाद शाहजी महाराज बिल्कुल बदल गए। हम उनकी उदासी की वजह जानते हैं। मुगलों से हार मानकर उन्हें निजाम शाही के वारिस अबोध बालक मुर्तजा को मुगलों को सौंपना पड़ा। निजाम शाही को तहस नहस होते देखा, पर इसका ये तो मतलब नहीं कि सब कुछ भूलकर रंगरलियों में दिन रात गुजारे। और क्या करते बेचारे, इतनी कड़ी शर्तें जो माननी पड़ी। उन शर्तों का तो भार ढो रहे हैं आज तक। निजाम शाही की चाकरी छोड़कर उन्हें आदिल शाह की खिदमत करनी पड़ी। उनके अधिकार में एक भी किला न रहा। अपनी जागीर में रहना मना, मुगलों के इलाके के करीब रहने पर पाबंदी, जाकर बंगलुरु में बसना पड़ा। आदिल शाह के लिए पूरा कर्नाटक जीत लिया, वो भी एक अफसाना बनकर रह गया। मां साहिबा, यहाँ तो एक खेत भी दिखाई नहीं देता, क्यों? ये इलाका ही बदकिस्मत है राजे। पहले तो महाराज साहब को लड़ाइयों से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि अपने जागीर की देखभाल करें। ये देखकर देशपांड और देशमुखों ने मनमानी शुरू कर दी। ऊपर से मुगलों ने लूट मचाई, किसान लुटपिट कर भाग गए, उपजाऊ धरती जंगल बन गया। अब यहाँ बाघ और भेड़ियों का राज है। ये सब नहीं चलेगा दादोजी पंत। इसीलिए महाराज ने मुझे आपके साथ भेजा है। मैं अब उनका मुतालिक ही नहीं, आदिल शाही का सूबेदार भी हूं। लेकिन किसानों को कैसे वापस बुलाएंगे पंत? अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो वो जरूर अपने आप वापस आ जाएंगे। चलो। क्या बात है? कौन है ये लोग? हम तुम्हारी प्रजा हैं बालराजे, भोसलों की रैयत। बरसों बाद मालिक का प्रवेश हो रहा है, सो मुजरा करने आए हैं। राजे, महाराज साहेब तो यहाँ आए ही नहीं, हम तो अनाथ हो गए। जागीर में कोई कायदा कानून है ही नहीं, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। महाराज साहब ने जागीर शिवाजी राजे को सौंप दी है। अब वो खुद तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैं उनका मुतालिक हूँ, आप लोगों को शिकायत का मौका न मिलेगा। हमें रानी सरकार के दर्शन की इजाजत मिले। राजे, रानी साहिबा से पूछिए, दर्शन देंगी। भाई साहिबा किसान दर्शन चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो?
कहो, बिना डरे कहो। रानी सरकार, हम आपकी वफादार प्रजा हैं। हमने कर देने से कभी इनकार नहीं किया। जितना देना चाहिए दिया। हमारी रक्षा करो रानी सरकार। किसका डर है तुम्हें? जिसका जी चाहे गांव में घुसता है, तलवार दिखाता है, जिस चीज पर मन आता है उसको उठा के चलता बनता है। न घर का आसरा है, न खेत खलिहान का। और ऐसा भी नहीं कि बरस में एक बार आता है या 2 बार, बस मन कहा घुस जाता है। कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है। शिकायत किसके पास करे? औरतों का जीना मुश्किल है, कब आबरू लूट जाए कोई भरोसा नहीं। गांव के बाद गांव बेचिराग होता जा रहा है। लोग जान के डर से भाग रहे हैं। कौन है ये लोग जो ऐसा जुल्म ढा रहे हैं? बोलो, डरो नहीं। एक हो तो बताएं सरकार। जो भी घुड़सवारी जानता है गांव में घुसता है। अब समझ लो कि हम बताते हैं बालराजे, आपके देशमुख और देशपांडे जो है वो अपने आप को मालिक मानते हैं। तुम्हें न्याय मिलेगा। जागीर के काम में कोई बदइंतजामी नहीं होगी। तुम निश्चिंत रहो। लगता है यहां भी मुगल फौजों ने काफी लूट मचाई है। कितने लोग मारे गए? उनके आने तक यहाँ रुकता कौन कि मुगल उन्हें मारते। सो मकान लूट लाट के जानवर हाँक ले गए सिपाही। तो तुम कहां जाके छुपे? इन पहाड़ियों में जितना बन जाए सर पर रख के भागते, बाकी तोड़ फोड़ देते, जला देते। लेकिन पहाड़ियों पर भी सिपाही पकड़ सकते हैं तुम्हें? पहाड़ियां चढ़ जाएं तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता, न मुगल न आदिल शाही। अजय, इन पहाड़ियों को तुम नहीं जानते। आदमी का चढ़ना तो मुश्किल, घुड़सवार क्या चढ़ेंगे? हाँ, और हमें सब पगडंडियां मालूम है। गुफाएं भी है वहाँ पर और पीने को पानी भी है। इन पहाड़ियों की छानबीन करनी होगी। चलो, हमें अपनी पहाड़ियां दिखाओ। हाँ हाँ चलिए। हाँ चलिए, चलो। भेड़ियों का सफाया तो हो चुका है दादाजी। अब तो किसानों को भी लौटाना चाहिए। राजे, भेड़ियों से ज्यादा उन्हें डर है आपके देशमुखों से। आज किसे पकड़ के लाए आप? अभी बताता। दादाजी, ये फैसला भी आप ही कर लीजिए। नहीं, जागीर महाराज साहब ने तुम्हें सौंपी है, इसलिए अब फैसले तुम्हें लेने होंगे। ले आओ। शिवाजी राजे के सामने झुककर मुजरा करो। क्यों करूं? ये मेरे स्वामी है क्या? इनका दर्जा मुझसे बड़ा है क्या? ये भी मेरी तरह वतनदार है। कौन है ये? भौर का देशमुख कृष्णाजी नायक बांडल। भौर में अपनी मनमानी चलाता है, मालगुजारी के एक पाई नहीं देता, ऊपर से अपने नाम के ऊंचे कर किसानों पर थोप दिए हैं। आप इन्हें ये सब पहले बता चुके हैं दादाजी? कई बार, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। ठीक है, हम इन्हें एक और बार मौका देते हैं। तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? शाहजी भोसले होंगे बहुत बड़े सरदार, निजाम शाही और आदिल शाही में, पर यहां हम उन्हें कुछ नहीं मानते। वो एक मामूली पाटिल हैं, जिनके पूर्वजों ने 10 गांव की पाटिल की मोल ली थी, और मैं यहां का देशमुख। यहां हमारा राज है। मालगुजारी अदा करो और कायदे कानून का पालन करो तो माफ कर दिए जाओगे। इसके इलाके की रैयत ने कुछ दिन पहले इसके जुल्म की शिकायत की थी। मैंने उसे संदेशा भेजा तो जवाब में उसने हमारे घोड़ों को लंगड़ा कर दिया और उनकी पूंछें काट डाली। इसे बुलाकर मैंने बहुत समझाया, लेकिन ये कुछ मानने को तैयार नहीं। अब आप उसे उचित दंड दें। ठीक है, ले जाओ इसे, और दिन ढलने से पहले इसके हाथ पांव काट डालो। तुम्हें इस अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब एक कांड है। तुम हमारी जमीन, हमारे वतन को खुद हड़प लेना चाहते हो। हड़प लेना चाहते हो। हड़प लेना चाहते हो। हड़प लेना चाहते हो। ये मैंने गलत किया दादूजी, वापस बुलाओ। नहीं, बिल्कुल उचित दंड दिया है। ऐसे ढीठ सरदारों को मिसाल बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह क्या वतनदार सुधर जाएंगे? अगर लगान मुकर्ररी सुधारेंगे तो देशमुख भी सुधर जाएंगे। तो लगान के बारे में क्या सोचा आपने? पहले साल 1 पाई फी बीघा, दूसरे साल 1 पैसा, तीसरे साल आधा आना, चौथे साल 1 आना, 5वें साल 4 आना और छठे साल
8 आना फी बीघा। 7वें साल लगान होगा 1 रुपया और 8वें साल से लगान वसूली का वही तरीका होगा जो दक्कन के लिए मलिक अंबर ने अपनाया था। यानी लगान धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि किसान पर गैर वाजिब बोझ न पड़े। बिल्कुल सही राजे, अगर तुम्हारे किसान खुश हैं तो जागीर सुरक्षित है, समझ लो। राजे, आज ये क्या शक्ल है कि इस बूढ़ी देखो इतने ऊंचे पर ले आए हो? रोहिडेश्वर मंदिर से उगते सूरज के दर्शन कराने पंत, और क्या? इतने साथियों समेत? राजे, आपका मंसूबा क्या है? पंत, हम आपको साक्षी मानकर ईश्वर के सामने अपने राज्य के निर्माण का संकल्प करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। शिवा, हमने देखी है तुम्हारे पिता की तेग की चमक, निजाम शाही में उनकी बादशाही दमक, जो एक दिन से मिट गई और अब रह गई उनकी आंखों की बुझी बुझी चमक। अगर तू उनके दुर्भाग्य का भागीदार बन गया राजे, तो बगावत कर रहा है, जरा सोच। मैंने सोच लिया है, आप बस अनुमति दीजिए। कामना करें कि मैं अपना लक्ष्य पूरा कर सकूं। तथास्तु। गरुड़ के पंख काटने वाले हम कौन? तथास्तु। हमने स्वराज कायम करने की शपथ तो ली। हम भूले तो नहीं है राजे, हमारे दिल और दिमाग पर लिख गई है वो। स्वराज धरती पर साकार होना चाहिए ये साजी। हमारे आपके दिल और दिमाग में रहने से क्या होता है? तो चलो धरती पर हक जमाते हैं, इसमें क्या है? स्वराज क्या खाने के लड्डू हैं? राजे ने कहा ना कि हमें धरती चाहिए। क्यों राजे? कहाँ बाजी, हमारे पास जागीर तो है मगर उस पे हक आदिल शाह का है, ये स्वराज्य नहीं है। मैंने कहा था ना, आप बोलो। बाजी, धरती के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और लड़ाई के लिए फौज चाहिए। फौज हमारे पास कहाँ है? राजे, मावल के इलाके के सारे गांव आपको चाहते हैं, क्या उन सबकी फौज तैयार नहीं कर सकते? ये किसान क्या लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? जब जरूरत पड़ेगी तो हाथ में तलवार उठाएंगे, जब नहीं तो हल चलाएंगे। वाह राजे, ये हुई ना कोई बात, किसान फौजी बनेगा। फिर तो किसान को तीर और तलवार चलाने की तालीम देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात, और आप जो इसमें इतने माहिर हैं ये भी करेंगे। मगर करेंगे कहाँ? पहाड़ों पर, जंगलों में, जहाँ लड़ेंगे वहीं करेंगे। नहीं नहीं बाजी, हमें इस काम के लिए अपनी एक सुरक्षित जगह चाहिए, जैसे हमारा अपना किला। किला? बात तो ठीक है, मगर कौन सा किला? बन पड़े तो तोड़ना किला। तोड़ना का किला? मगर राजे, हमारे पास इतने सिपाही कहाँ हैं? हम अचानक हमला बोलेंगे उल्टी तरफ से, उस तरफ कोई सिपाही भी नहीं होते। ये हुई ना कोई बात, स्वराज्य का पहला किला। जय भवानी, जय भवानी।
ऐसे ही विजय पाओ। आयुष्मान भवा। ये सब माता भवानी की कृपा और आपके आशीर्वाद का फल है। इतने विनम्र मत बनो। अपने साहस और सूझबूझ से तुमने हमारे सपने को साकार कर दिया, दादोजी पंत की कड़ी तालीम को सार्थक कर दिखाया। लेकिन पंत हमारी फतेह से खुश नहीं है। जब से हमने तोड़ना जीतने की खबर दी है, वो ना हंसे हैं ना मुस्कुराए हैं। आप जो खतरा मोल ले रहे हैं, उसे सोचकर हमारी खुशी पर डर के बादल छा जाते हैं। अभी तक हमने देशमुखों को सीधा किया, उसके बाद दूसरे हाकिमों पर सख्ती बरती। मुतालिक होने के कारण यह हमारा फर्ज भी था, मगर जागीर की चौहदी के भीतर अगर कभी चौहदी लांघनी भी पड़ी तो हमने आदिल शाही की बहबूदी का बहाना बनाया। महाराज साहब ने मुझे सूबेदार मुकर्रर करा, इसलिए एक हद तक मैं ये बंदोबस्त कर सका, मगर गढ़ और सेना सूबेदार का अधिकार नहीं है। वो शिरवल के अमीन का अधिकार है। वो सीधे बीजापुर के दरबार जा बैठेगा और चुप नहीं रहेगा। आप बीजापुर के सुल्तान को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं। वो वहां, हम यहां, बीच में कोसों का फासला। किसको पता चलता है कहां क्या हो रहा है। जब बलवाई सल्तनत के किले को छीन लेते हैं राजे, तो उसका कोई सिरा दूर नहीं रह जाता। आप यूं क्यों नहीं सोचते कि उस इलाके के किलों पर बरसों से किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हम सुल्तान को लिख देंगे कि उसकी बेशकीमती मिल्कियत को हम झाड़ पोंछ कर साफ कर रहे हैं। उसको रिहाइश के और पहरेदारी के काबिल बनाकर हम सुल्तान की सेवा कर रहे हैं। ये दलील कुछ दिनों तक चल सकती है, मगर कब तक इस मामले को दबा के रखेंगे? और फिर हो सकता है महाराज साहब पर इस मामले की आंच आए। हम जाके महाराज को सावधान करेंगे। महाराज साहब अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। वो इतना तो कह ही सकते हैं कि मैंने अपने बीवी और बच्चे को त्याग दिया है। तोरणा पर धावा बोलने की किससे इजाजत ली थी? क्या तुम नहीं जानते कि बंगलुरु में चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हूं? अफजल खां तो बस मौके की तलाश में है। जानबूझकर ऐसा नहीं किया आबा साहब। देखो, जहां तक हो सके संघर्ष से हमेशा बचना चाहिए। शायद हम इस बात को समझ नहीं सके, या समझ भी सके तो भी उस पर अमल नहीं कर पाए। हमने सोचा था आप तो खुश होंगे कि माहौली की हार के बाद किसी किले पर पहली बार भोंसले वंश का कब्जा हुआ है। क्या हम स्थिति में हैं कि बगावत करें? हाँ, आप तो चाहते हैं कि हम हमेशा निजाम शाही और आदिल शाही या मुगलों के अधीन रहें। तुम्हारी मां साहिबा भी इसी तरह की बातें करती हैं। वो जिद्दी हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और हमारे संबंध में काफी कुछ अनुदार भी। क्यों है ये हम नहीं जानते, या शायद जानते भी हो तो समझ नहीं पाते। एक जमाना गुजर गया राजे, जब जादा और भोसले वंशों के बीच, दोनों कुलों के बीच बिला वजह एक भिड़ंत हो गई थी। तलवारें चली, खून बहा। तुम्हारे मां साहिबा के एक भाई जाते रहे, हमारे भी एक भाई मारे गए। तब से, शायद तभी से हमारे बीच एक गांठ सी पड़ गई है। क्या इसीलिए आपने हमें त्याग दिया आबा साहब? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था। तुम नहीं जानते राजे कि हम पर क्या क्या गुजरी है। हमने सुना है। क्या सुना है तुमने? यही ना कि माहौली की लड़ाई में हमने हथियार डाल दिए थे। यही सुना है ना कि हम पराजित हुए थे।
कि नन्हे निजाम शाह को, जिनके सुरक्षा की हमने शपथ ली थी, हमने मुगलों को सौंप दिया था? कभी यह सुना है कि किस हालत में और किन प्रतिरोधों के बावजूद हम लड़े? या यह सुना है कि मुगलों ने हमारे परिवार को 2 बार बंदी बनाया और परिवार को छुड़ाने के लिए हमने कई मुगल चौकियों पर धावे बोले थे? कि हमारे परिवार को शरण देने के लिए कोई राजी नहीं था? कि हमारे नजदीकी रिश्तेदार भी हमसे आंख चुराते थे? सुना है तुमने कभी ये? गुस्ताखी माफ बाबा साहब, हमने आपकी शान के... अरे हमारी शान में क्या फर्क पड़ेगा, तुम कुछ भी कहो तो। भाग्य ने वो काम पहले ही कर दिया है। नियति ने हमें खूब रोंदा है राजा। कीजिए बाबा साहब, भाग्य और नियति को दोष देना दुर्बलों की नीति है। तुम्हारी रगों में जवां खून दौड़ रहा है राजे। आंगन से निकलकर मैदान में उतरने के लिए तुम छटपटा रहे हो। पराजय का काला मुंह तुमने कभी नहीं देखा। जरा हमारी ओर देखो। दक्खन के जोरावर योद्धा, एक राजा के गद्दी के स्वामी, चाहे जिसे बिठाएं चाहे जिसे उठाएं। लेकिन आज हम क्या हैं? वो इसलिए कि आप दूसरे को गद्दी पर बिठाकर ही संतुष्ट हो गए। गद्दी छीनकर कभी उस पर बैठना नहीं चाहा। अरे चाहने से क्या होता है, हालात भी तो वैसे होने चाहिए। हालात इंसान मोड़ भी तो सकता है। सही है, तभी तुम ख्वाब देखने की हिमाकत कर रहे हो, और ख्वाब भी सही समय पर देख रहे हो। बाबा साहब, ऐसा ख्वाब आपने क्यों नहीं देखा? शायद हालात ने हमारे ख्वाब को बदरंग कर दिया था राजे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि विजय नशा बनकर तुम पर न छा जाए और पराजय अंधेरा बनकर तुम्हारी दृष्टि न छीन ले। अब इन चरणों के दर्शन कब होंगे? जब नियति चाहेगी। राजे, आज खुद दफ्तर देख रहे हैं, अच्छा लगता है। आइए दादूजी पंत, आइए बिराजिए। ये मोरोपंत हमसे कह रहे, कहिए ना मोरोपंत, आप पेशवा हैं। मैं कह रहा था कि पंत ने लगान का जो बंदोबस्त किया है उसमें कुछ मुश्किलें पेश हो रही है। जैसे? एक तो यह है बंदोबस्त 7 साल के बाद फल देगा। तब तक हमें जो हासिल होगा वो नहीं के बराबर है। तब स्वराज्य का खर्चा कैसे चले जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है? राजे, मोरोपंत उचित कहते हैं, आमदनी का जरिया पक्का होना ही चाहिए। लगान का बंदोबस्त हमें दोबारा देखना चाहिए। नहीं दादूजी पंत, हमारे कहने से कि स्वराज आ गया है कुछ नहीं होता। स्वराज आंखों से दिखना चाहिए। हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। मगर राजे, राज्य की रोजमर्रा की जरूरतों को हम पूरा कैसे करेंगे, जबकि आज का काम इतना अधिक नहीं है? हम शत्रु के राज्यों पर धावा बोलकर धन जमा करेंगे। हम आम आदमी को नहीं छुएंगे, लेकिन व्यापारियों, महाजनों और हाकिम हुक्काम से निश्चित रकम लेंगे। यह भी एक बंदोबस्त होगा। आप हंस रहे हैं? हम बहुत प्रसन्न हैं राजे। अब तुम दूर की देखना सीख गए हो। अब हम संतोष से मृत्यु को गले लगा सकते हैं। अरे दादोजी पंत, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको जाने नहीं देंगे। अभी तो बहुत से काम बाकी हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां उठानी है आपको। आप ऐसे बीच में दाव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्रकृति का नियम है शिवबा, हम कब तक तुम्हारा साथ दे सकेंगे? मां जगदम्बा को शायद यही मंजूर है कि हम तुम्हें सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखें। तुम्हारे शिखर पहुंचने से पहले शायद हमारी आंखों की ज्योत बुझ जाए। तुम अचरज कर रहे होगे श्रीधर पंत कि हम भी कैसे जिद्दी है, और सोचते होगे कि अकल काम नहीं देती इसलिए अकेले ही इस गढ़ पर उम्र बिता रहा है। मगर श्रीधर पंत, हमें ख्याल ही नहीं आता कि इस गढ़ से नीचे उतरे। आखिर गढ़ ही तो मराठी राज्य का गौरव है। सही बात है। महाराज के आज्ञा पत्र में साफ साफ लिखा है कि खेत की देखभाल के लिए जैसे मचान, राज्य के लिए वैसे ही गढ़ और किले। महाराज ने सर्वप्रथम तोरणागढ़ जीत लिया,
और बाद में पुणे के पूर्वोत्तर स्थित राजगढ़ को फतेह किया और इस तरह दक्षिण और पश्चिम में अपना शासन मजबूत किया। दादोजी कोंडदेव सन 1647 ईस्वी में स्वर्गवासी हुए। आदिल शाह जैसे इसी की बाट जो रहा था। इधर दादोजी ने आंखें मीची और उधर आदिल शाह ने शाहजी महाराज को बंदी बनाया। बहुत पुरानी बात है, सन 1647 की, और आज चल रहा है सन 1883। 2.5 सदी पुरानी। पुरानी? कैसी पुरानी? हमें तो लगता है कहानी कल की है, ज्यादा से ज्यादा परसों की। दादाजी स्वर्ग को सिधारे, राजा दुखिया रे, टूटे जैसे सपने सारे, मगर हिम्मत तनिक ना हारे। आग वो ऐसी कुछ नारी, आग वो ऐसी कुछ नारी, ये राजा ने संग साथी, प्रजा भी साथ चली आती। नहीं वो भूली थी उपकार, राजा ने जीवन दिया संवार। लहर जो मन में उठी अपार, छोड़ के हल उठाई तलवार। बनाया किसान का फौजी, जी 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 जी, बनाया किसान को फौजी, जी 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 जी। आग वो थी ही कुछ न्यारी, जी 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 जी, आग वो थी ही कुछ न्यारी, जी 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 जी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आई साहिबा। बुरहानपुर के मुगल सूबेदार के मार्फत बादशाह शाहजहां को संदेशा भी भेजा कि वो महाराज साहब को मुक्त कराएं। हम उनकी सेवा करने को तैयार हैं। एक चाकर को छुड़ाने के लिए आपने दूसरे का चाकर होना मंजूर कर लिया। कोई जवाब आया? आया आई साहिबा, बहुत साफ और सीधा जवाब। बादशाह ने लिखा कि वो इस मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहते। तो अब आबा साहिब को जिंजी के कैद खाने से बीजापुर तक हथकड़ी पहना कर ले गए वो, जिन्होंने कन्नड़ इलाके में उनकी सत्ता मजबूत की थी। उनका ऋण खूब चुकाया आदिल शाह ने। राजनीति सत्ता के पांव चूमती है और चाकरी बजाने वालों को लात मारती है, ये आपके आबा साहिब अच्छी तरह जानते हैं, मगर समझने से इनकार करते हैं। क्या कहें हम? आपने क्यों नहीं समझाया? यही तो समझाना चाहा था, तो उसका ये फल मिला कि 7 सालों से उन्हें न कभी आपको याद किया न हमें। ये माने बैठे हैं कि जिजाऊ को क्या चाहिए, 2 वक्त भरी थाली और बेशकीमती साड़ी। तो काबाई कहां है आजकल? हमारा सवाल भूल जाओ शिवबा, तुकाबाई भी तुम्हारी मां है। कहां है आपको पता ही होगा। भावना के आवेग में जाने मुंह से क्या निकल गया। आबा साहिब ने आपको त्याग दिया, आपने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन क्या हम नहीं जानते कि उनका दूसरा विवाह आपके हृदय में शूल की तरह चुभता रहा। आप नहीं चाहती तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी दूसरी मां बंगलुरु में है, सुरक्षित हैं। और आपके भाई संभाजी दादा राजे भी सुरक्षित हैं। अब क्या इरादा है? चढ़ाई का। आदिल शाह सिर्फ चढ़ाई की जबान समझता है, तो अब यही सही। और अगर शाहजहां ने भी हमारे खातिर कुछ नहीं किया तो उसकी भी यही वजह होगी। उसने सोचा होगा मुझे क्या मिलने वाला है दक्कन के अंधेर खाते में शिवाजी की मदद करके। इसका मतलब यह है कि शाहजहां की निगाहों में आदिल शाह की तुलना में हमारी ताकत कुछ नहीं है। तो अब वो भी देख ले। अब हम चढ़ाई करेंगे। शिवाजी भोसले का झंडा 12 मावल के इलाके पर फहरा के रहेगा। पहली चढ़ाई पुरंदर पर। पुरंदर पुरंदर? 1 कोस ऊंचे पुरंदर किले के लिए लड़ाई करोगे? राजे होश में होना। आई साहिबा, हमने कहा चढ़ाई करेंगे, लड़ाई नहीं। जहां लड़ाई संभव नहीं वहां चढ़ाई कर कर काम बनाएंगे। ठीक है ना? अहमदनगर के निजाम शाह ने एक मराठी ब्राह्मण को वहां का किलेदार नियुक्त किया था, नीलोजी नीलकंठ।
नीलो जी और उसके छोटे भाई शंकर राजी के बीच कुछ अनबन है, ऐसी खबर हमें मिली है। सोचते हैं कि उनके आपसी झगड़े का लाभ हम उठाएं। हमने नीलो जी को संदेशा भी भेजा है। शंकर जी, शिवाजी क्या लिखता है? उसके बाप को आदिल शाह ने बंदी बना लिया है नीलोजी दादा, इसलिए शिवाजी हमारे यहाँ पनाह चाहता है। और लिखता है नीलोजी नीलकंठ निराश नहीं करेंगे। अच्छा हुआ। शाह जी यूं भी आज आदिल शाह तो कल निजाम शाह के पैर छूकर अवसरवाद की राजनीति खेल रहा था। उसे अच्छी सजा मिली है। शिवाजी को लिखो कि वो हमसे आकर मिले। हाँ, तुम जाती तौर पर गढ़ के नीचे उससे जाकर मिलो और कहो हमने उसे अभय दिया। शंकरा जी, आप? हमें उम्मीद न थी कि आप हमारा स्वागत करने के लिए गढ़ से उतरने का कष्ट करेंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आदिल शाह ने शाहजी राजे की जो दुर्गत की, उसके बारे में सुनकर मुझे और नीलोजी दादा को बहुत बुरा लगा। दरअसल बीजापुर की सल्तनत भरोसे के काबिल है ही नहीं। शाहजी राजे को अहमदनगर का आश्रय छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपने अच्छा किया कि हमसे अभय मांगा है। शंकरा जी, जरा सोचिए, मावल के इलाके में मावलों की ही सत्ता क्यों न रहे? हम गढ़ जीतते हैं, हारते हैं, वो औरों की सेवा के खातिर नहीं, बल्कि यहां और पूरे दक्कन में एक ही सत्ता को मजबूत रख सकें। ये काम मुगलों के बस का नहीं है और अब तो निजाम शाही भी खत्म हो गई है। बीजापुर की आदिल शाही बेरहमी पर उतर आई है। हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? हम? नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फिर नीलोजी दादा आपकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले आपके सामने मन खोल के बात की। नीलोजी तो अपने सुख चैन में मस्त हैं। वो तो इसी बात से खुश हैं कि पुरंदर के किलेदार बने रहें और उसका लाभ उठाते रहें। वो दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं। उनमें वो तेज नहीं, वो साहस नहीं जो आप में है। जरा विचार कीजिए, आप हमारे राज्य के किलेदार बनिए, पुरंदर का कारोबार मावलों की ओर से चलाइए। मगर हम आपका विश्वास कैसे कर लें? स्वराज्य के नाम पर आपको वचन दे सकते हैं, इस वक्त और क्या कहें। शंकरा जी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप हमें सहयोग दीजिए, हमारे यज्ञ में शामिल होइए। कल सुबह होने से पहले आप पुरंदर गढ़ के किलेदार होंगे। सुनिए, तू हम राजा शिवाजी हमसे पनाह मांगता है और अपने आप को राजा कहता है। ऐसा मत करो, आधी रात का वक्त है, बेकार समय मत गवाओ। ये विश्वासघात है। हम इसे अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहे हैं। आज से आप हमारे किलेदार हैं। हमारे पुरंदर की रक्षा करो। चलो। क्या है पेशवा मोरोपंत? कब से राजकाज के सारे फैसले शिवबा पर छोड़ दिए हमने। हाँ आई साहिबा,
पर चंद्रराव मौर्य की फरियाद है कि आप उसकी बात सुने। शिवाजी राजे ने भी उन्हें आज्ञा दे दी है। क्या ये तुम्हारा बंदी नहीं है? हाँ है, दूसरी बार बगावत की है। आई साहबा, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। शिवाजी राजे का न्याय जग प्रसिद्ध है। शिवाजी का न्याय, इससे अच्छा तो ठग पिंडारियों का न्याय। जबान संभाल कर बात करो। नहीं, इसे कहने दो मोरोपंत। आपके बेटे ने बहादुरी या युद्ध कुशलता की बिना पर कौन सी जंग जीती है? वो बिना चुनौती दिए धावा बोलता है, मेहमान का भेष बनाकर घरों में घुसता है और घर वालों की हत्या करता है, छल कपट से छापे मारता है, भाई को भाई के खिलाफ, चाकरों को मालिकों के खिलाफ उकसाता है। अगर शिवाजी राजे इतने बुरे हैं तो उनकी मां से भी क्या न्याय मिल सकता है तुम्हें? मुझे आप पर पूरा भरोसा है आई साहबा। आपका कुल ऊंचा है, जादव राव के वैभव का क्या कहना। हमारे मौर्य वंश की तरह यादव भी उच्च जाति के मराठा हैं। और शिवाजी? क्षमा करें आई साहबा, ये तो नए श्रीमंत हैं, हर मौके का फायदा उठाना चाहता है। ऐसे उच्च आदमी पर कौन भरोसा कर सकता है? तुम्हारी कमजोरी ये है कि जबान पर लगाम नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, मौर्य वंश सदा सत्यवादी रहा है। मैं कोकण का राजा हूं, खुद को राजा नहीं ऐलान किया, पर आदिल शाह की मुझे मान्यता है। मैं क्यों किसी तथाकथित राजा के सामने सर झुकाऊं? हम लोग जावली के सामंत हैं, वहां के सारे किले हमारे हैं, मैं क्यों नहीं बोलूं? हाँ हाँ बोलो, जरूर बोलो, और भी बहुत कुछ सुनना है तुमसे। मसलन तुमने गुंजल मावल की देशमुखी हड़पने की कोशिश क्यों की? बलात्कारी कुलकर्णी रंगो त्रिमल वाकड़े को तुमने पनाह क्यों दी? वीरवाड़ी के पाटिल की तुमने आमदनी क्यों दबा ली? चिखली के रामजी पाटिल और उसके बेटे का वध क्यों किया? बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? जवाब दो। तुम्हें क्यों जवाब दूं? केवल आदिल शाह मुझसे जवाब तलब कर सकता है। इसलिए कि आदिल शाह ने तुम्हें रियाया को लूटने की खुली छूट दे रखी है। आई साहिबा, इसके खिलाफ अनेक शिकायतें मिली तो मैंने इसे लिखकर चेतावनी भेजी। इसने बदतमीजी का जवाब दिया और लड़ाई के लिए चुनौती दी। हमने जावली पर धावा बोला तो ये रायारी किले में जाकर छुप गया। लड़ाई में इसका भाई हम्मंत राव मारा गया। फिर हमने रायारी पर भी कब्जा जमा लिया। विश्वासघात से भाई को भी धोखे से मारा गया। खामोश, तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल चुका है। आई साहिबा, पराजय के बाद भी हमने इसके साथ अच्छा सलूक किया। इसके स्वराज्य में शामिल होने पर जावली लौटाने को भी तैयार थे। ऊपर से तो इसने स्वीकार किया, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे विरुद्ध साजिश की, हमारी शिकायत की आदिल शाह के दरबार में। मोरोपंत, आई साहिबा को खत पढ़ के सुनाओ। यह खत जाली है, आपके बेटे ने डरा धमकाकर हमारे कारकुन से लिखवाया है। मगर इस पर तो तुम्हारी मुहर है। मोहर चुराने में कितना समय लगता है? जो आदमी धोखे से चाबड़ी ले सकता है उसके लिए मोहर क्या? आई साहिबा, इसे और इसके बेटों को देशद्रोही के इल्जाम में बेड़ी बंद कर रखा है। ये गद्दार हैं। न्याय जो कहता है वही करो। ऐसे जुर्म की एक ही सजा है, देहांत की सजा। मोरोपंत, इसका और इसके बेटों का सर कलम कर दिया जाए। यह हमारा हुक्म है। आज दर्शन करने का मन नहीं करता। राजे, यहीं दीपमाला के पास बैठ जाएं। आप ही के कहने से हम यहां आए थे। आप नहीं चाहती तो दर्शन किए बिना ही चले जाएंगे। क्या देख रही हैं आप? मंदिर का शिखर। कहते हैं मंदिर के शिखर के दर्शन भी पुण्य दिलाते हैं। परसों चंद्रराव मौर्य की फरियाद हमने सुनी थी। मौर्य खानदानी मराठा था, फिर भी आपने उसे देहांत का दंड दिया। अगर आप स्वजनों के साथ इसी तरह पेश आए तो लोग क्या कहेंगे? आई साहिबा, हमें नया बीज बोना है और बीज बोने से पहले खरपात उखाड़ कर फेंकने होंगे। ये लोग भ्रष्ट हैं। इन्हें मतलबी विलासी राजनीति की लत पड़ चुकी है।
ऐसे लोगों को साथ लेकर हम राज्य की स्थापना कैसे कर पाएंगे? उल्टे यही लोग हमें अपने साथ कीचड़ में घसीट लेंगे। राजे, आप सयाने हो गए हो। इस बात का हमें दुख भी है और खुशी भी। चलो भवानी माता के दर्शन करें। इन्हीं आँखों से देखे हम उसे बनते हुए राजा। पश्चिमी घाटियों के साथियों के गिरोह की मदद से शिवाजी ने कई किलों पर कब्जा जमाया और औरंगजेब के सिपह सालारों को खूब परेशान किया। दक्कन के मुगल हाकिम उससे इतने खौफजदा थे कि वो अपनी हिफाजत के लिए उसे धन देने लगे। यही वो चौथ यानी लगान का चौथा हिस्सा था जिसे मराठा जहां जाते वहां वसूल करते। इस तरह मराठा शक्ति बढ़ती गई और मुगल सल्तनत कमजोर होती गई। संपतराव जी, विश्वास नहीं होता कि यहाँ की सारी जमीन कभी बंजर थी। सब शिवाजी महाराज के करामात है। उन्होंने शुरू में ही ठान लिया था कि यहाँ के कुनबी और किसानों की जिंदगी बदल दूंगा। इससे तो कुनबी खुश हुए, लेकिन महाराज ने अपनी बिरादरी वालों के साथ कई बार ठीक से सुलूक नहीं किया। जावली के चंद्रराव मोरे की बात कर रहे हो? बिरादरी वाले तो थे, मगर रैयत के दुश्मन जो ठहरे। तुम चंद्रराव मोरे की बात कर रहे हो। महाराज ने संभाजीराव मोहित तक को सबक सिखाया, जो महाराज के मामा लगते थे। लेकिन स्वराज के असली दुश्मन ठहरे आदिल शाही और मुगलिया सल्तनत। हाँ, मगर दोनों के खिलाफ महाराज एक साथ कैसे लड़ते? जब सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह स्वर्गवासी हुए तो औरंगजेब, जो दक्कन का सूबेदार था, बीजापुर हथियाने की कोशिश में लग गया। तब शिवाजी महाराज ने संदेशा भेजा कि वो उनके साथ मिलकर बीजापुर के साथ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इससे उन्हें क्या मिला? अरे भाई, वो मुगलों से ये जो चाहते थे कि वो उन्हें स्वतंत्र सत्ता माने, ना कि बीजापुर का बागी सरदार। और औरंगजेब मान गए? अरे वो बड़ा चतुर था, उसने कोई पक्का वादा नहीं किया। तो फिर क्या, महाराज ने मुगल इलाकों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। जब बादशाह शाहजहां की बीमारी की खबर मिली तो औरंगजेब ने कहीं जाकर शिवाजी महाराज को संदेशा भेजा रघुनाथ पंत के साथ, जो औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की तरफ से दूत बना हुआ था। पहले तो तुम्हारा शिवाजी राजा मदद का पैगाम भेजता है और फिर मुगल इलाकों में लूट मार मचाता है। ये आखिर क्या मजाक है? हुजूर, शिवाजी राजे अपने किए पर पछता रहे हैं। उनकी दरख्वास्त है कि उन्हें माफी बख्शी जाए। इसके अलावा? और जिन किलों और इलाकों पर उनका कब्जा है, हुजूर उन्हीं के पास रहने दे। शिवाजी राजे तो आपकी ओर से सिर्फ उनकी देखभाल करेंगे। शिवाजी की हिमाकतें तो ऐसी नहीं हैं कि बख्श दी जाएं, मगर उसने अफसोस जाहिर किया है, लिहाजा हम उसे माफ कर देते हैं। हुजूर की इनायत है। शिवाजी राजे हलफ उठाते हैं कि वो उनके पिता की जागीर का इलाका, कोकण का इलाका, मैं किलो के निजामशाही का वो इलाका जिस पर आज आदिल शाही का हक है, उसे महफूज करके सिर्फ आपके लिए उसकी देखभाल करेंगे। 500 घुड़सवारों का रिसाला लेकर सोनोपंत को हमारी खिदमत में पेश किया जाए, तभी हम शिवाजी की दरख्वास्त पर तवज्जो करेंगे। जो हुकुम। मीर जुमला, शिवाजी के कॉल पर एतबार नहीं किया जा सकता, उस पर निगाह रखो। बंदा कोई कोताही नहीं बरतेगा हुजूर। और अहमदनगर के सूबेदार को भी आगाह करो कि मुगल फौजों के हटते ही शिवाजी शहर पर हमला कर सकता है। शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के बजाय कल्याण पर धावा बोला, जहां बहुत सारा शाही खजाना जमा था। वहां से आगे बढ़े और कई और गढ़ों पर अधिकार जमाए, जिनमें सबसे कीमती था माहुली। आई साहिबा, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। शुभा, आप तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये लीजिए, माहुली के किले के खजाने की चाबियां।
माहुली का किला। राजे, क्यों पुराना जख्म हरा करते हो? हाँ साहिबा। वो दिन हमें आज भी दिखाई पड़ता है। आपके आबा साहेब माहुली का किला उतर कर नीचे गए, पैदल, सर पर पगड़ी नहीं, कमर में तलवार नहीं, साथ में नन्हे मुर्तजा शाह। माहुली छीन गई, बिना शर्त समर्पण करना पड़ा था। उस दिन इच्छा हुई थी कि किले से फलांग कर हम अपनी जान दे दें। आई साहिबा, अगर आज आपके पिता यहां होते। हमारा घुड़सवार बंगलुरु के रास्ते पर है। हम माहुली का किला आबा साहब को सौंपना चाहते हैं। नहीं राजे, उन्हें सुल्तानी मुमानियत है। होगी, किला उन्हें हम पेश कर रहे हैं, सुल्तान से हमें क्या डर। बेड़ियों से बंधा हुआ इंसान उनसे दुलार करने लगता है। क्यों नहीं तलवार उठाकर बंगलुरु से बाहर निकले? आई साहिबा, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। औरंगजेब शाही तख्त पर अपना हक जमाने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। भाई भाई के बीच महाभारत होगा दिखता है। हम किसकी मदद करेंगे राजे? ये मुगलों का आपसी मामला है, वो निपटते रहें। हम तो मौके का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। इस वक्त जितना इलाका, जितने किले छीनते बने, छीनेंगे। शुक्र है खुदा का कि शहजादा औरंगजेब दिल्ली लौट गए। परसों से वह हमारे लिए खतरा बने रहे। हमने बाहरी दुश्मनों से तो निजात पाई है, मगर हमारे अंदरूनी दुश्मन चूहों की तरह यहां वहां सल्तनत को कुतरने की हिमाकत कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम उन चूहों को मार भगाएं, बल्कि उनकी बिलों को हमेशा के लिए मूंद दिया जाए। बड़ी साहिबा, जिन्होंने वफादारी की कस्में खाई हैं, वही बगावत को बढ़ावा दे रहे हैं। जो फर्जंद सल्तनत आदिल शाही कहलाते हैं, वही अपने बेटे को तबाही करने पर उकसाए तो सल्तनत का क्या होगा? बड़ी साहिबा, हमें बिला वजह जलील किया जा रहा है। हमारे दुश्मन हम पर कीचड़ उछालकर हमें बदनाम करना चाहते हैं। राजा शाहजी भोसले, आप समझदार हैं, हमारी सल्तनत के पुराने खादिम हैं। हमें उम्मीद थी कि आप अपने बेटे को सही रास्ता दिखाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आप अपने बेटे की हरकतों से इत्तेफाक रखते हैं, या हम ये मान ले कि फर्जंद सल्तनत को सल्तनत से ज्यादा अपने फर्जंद की परवाह है? बड़ी साहिबा, हम तो सल्तनत के सिपाही हैं। सामने जाकर लड़ना हमारा धर्म है। राजनीति की गंदी गलियों में घुसने का हमें कोई तजुर्बा नहीं। फिर आप अपने बेटे को रोकते क्यों नहीं? उस पर जोर डालिए कि तमाम किले और इलाके सल्तनत को लौटा दे। बड़ी साहिबा, हम अपने बेटे के साथ बरसों से कतई ताल्लुक कर चुके हैं। अब हमारा उस पर कोई जोर नहीं। उस पर जोर डालकर हम बेइज्जत नहीं होना चाहते। सल्तनत जिस तरह चाहे उसके साथ सुलूक करे, हम कुछ न कहेंगे। अगर हम ये हुक्म दें कि राजा शाहजी फौज लेकर जाए और अपने बेटे शिवाजी का सर कुचल दे, तो? मेरे लिए नामुमकिन है बड़ी साहिबा। बाकी आपके हाथों में। तब हमारे पास आपको कैद करने के सिवा कोई और चारा नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से कौन है जो इस जिम्मेदारी को उठाने की पहल करेगा। एक मामूली वतनदार हमारी सल्तनत को चुनौती दे रहा है और हमारे बहादुर जमीन ताक रहे हैं। गुस्ताखी माफ बड़ी साहिबा, शिवाजी इस वक्त मामूली वतनदार नहीं है। उसके हाथ में इस वक्त 40 किले, कई सौ घुड़सवार और 50,000 पैदल सिपाहियों की फौज है। हमारी फौज से निकाली गई पठान टुकड़ियां भी अब उससे जा मिली हैं। उसका सारा इलाका पहाड़ियों जंगलों से घिरा है, जहां से वो छिपकर छापे मारता है। शिवाजी से सामने लड़ना मुमकिन नहीं। वो सामने आता ही कहां है?
यानी आप सब लोग उससे इतने खौफजदा हैं कि मुकाबले के नाम से किकी बंद हो जाती है। फिर हमें ही उसका बंदोबस्त करना होगा। इस बंदे के रहते बड़ी साहिबा को जहमत उठाने की जरूरत नहीं। जीते रहो अफजल खां, हमें तुम पर नाज है। मैं हुजूर के सामने हलफ उठाता हूं कि शिवाजी मरहटे को मैं उसके टट्टू के उठा लाऊंगा और मुझे घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा। खुले मैदान में उतरकर मुकाबले के लिए तैयार न हो तो तुम्हें उसे फरेब से घेरना होगा। डरा फुसला कर उसे ये यकीन दिलाना होगा कि हम उसे माफ कर बहाल करने को तैयार हैं। जैसे भी हो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। आप बेफिक्र रहें बड़ी साहिबा, उसे पकड़कर मैं आपके सामने लाऊंगा। जिंदा या मुर्दा ये अल्लाह तय करेगा। निकलने से पहले सारे देशमुखों और मराठा सरदारों को हुक्म भेजो कि वो शिवाजी के खिलाफ हमारी मदद करने को तैयार रहे, वरना हम उनकी जागीरें जब्त कर देंगे। सुल्तान अली आदिल शाह वालिय बीजापुर का अजराह नवाजिश शाही फरमान कान्होजी जेधे के नाम। सन सुहूर 1059 शिवाजी ने हमारे इलाके के कई किलों पर नाजायज कब्जा जमा कर रखा है। उसे वहां से बेदखल करने और शिकस्त देने के गर्ज से हमने खाने आजम अफजल खां जंग बहादुर को उस सूबे का सूबेदार मुकर्रर किया है। लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि आप उनके कहने के मुताबिक चलें। आप इसे अपना फर्ज समझकर शिवाजी को कुचलने और नेस्तो नाबूद करने की हर मुमकिन मदद करें। लगता है हमें कुचलने की पूरी तैयारी की गई है। आबा साहब ने क्या रवैया अपनाया? सुना है उन्होंने आपके मामले से हाथ खींच लिया है। तो और कर भी क्या सकते हैं? अफजल खां कितनी फौज लेकर आ रहा है? 12,000 घुड़सवार, 1200 के करीब ऊंट, 70 हाथी और कई छोटी बड़ी तोपें। आदमी तो हमारे पास ज्यादा हैं, लेकिन ना इतने घोड़े और ना इतनी तोपें। राजे, हमारे लिए क्या आदेश है? येसा जी, हम अफजल खां से लड़ेंगे, लेकिन मैदान में नहीं। जंग वहां होगी जहां हम चाहेंगे। आप सारे किलेदारों को आगाह करो कि सतर्क रहें और हमारा कोई आदमी खान से ना भिड़े। और कान्होजी जेधे को क्या जवाब दे? देखो, शिवाजी राजे की ओर से कान्होजी जेधे, टापे भोर, किला रोहिदा। आपने जो पत्र भेजा उससे सब कुछ मालूम पड़ा। आपने लिखा है कि खाने आजम अफजल खां ने आपको जावली बुलाया है, जहां की ओर वो खुद फौजें लेके चल पड़ा है। खाने आजम के साथ आपके कई बरसों के संबंध हैं, इसलिए आपको जाना होगा। लेकिन जाने से पहले आप जमानत मांगिए, क्योंकि वो दगा देने में माहिर हैं। इस काम के लिए अपने बेटे या किसी दूसरे को भेजिए, स्वयं हरगिज मत जाइए। आप समझदार हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अफजल खां आपको पकड़ने आ रहा है। अब आने दो। राजे अफजल खां को आपसे खानदानी बैर है। उसी ने आपके पिता को बेड़ियां पहनाकर जिंजी से बीजापुर तक घुमाया था। उसी ने कनकगिरी की लड़ाई में आपके बड़े भाई संभाजी राजे को धोखे में रखकर उनकी जान ले ली थी। और अब अगर खान मराठा रियासत में घुस आया तो हम उसे वापस नहीं जाने देंगे। इसीलिए हमने जावली जाने का फैसला किया है। आप और शंभू राजे यहीं रहेंगे। बारिश सर पर है और जावली जंगल। खान हमें ढूंढता हुआ जावली के जंगल में घुसेगा, घुसेगा और फंसेगा। राजे, कान्होजी जेधे आपसे भेंट करना चाहते हैं। कहिए कान्होजी, खाने आजम के लश्कर में आप नहीं गए?
केदार जी खोपड़े और खंडो जी खोपड़े तो राजी खुशी उनके साथ मिल गए। साहेब, उन्हें अपने जागीरों का डर है और आपको नहीं है। साहेब, आपके पिता राजे शाहजी महाराज के कहने पर मैंने आपकी सेवा की। मैं वचनबद्ध हूं। मैं और मेरे 5 बेटे साहब की तरफ से लड़ेंगे, चाहे मेरा वतन किसी के हाथ जाए। हम वचन नहीं तोड़ेंगे। मराठा राज्य के लिए आप वतन त्यागने को तैयार हैं? साहेब के लिए वतन का त्याग भी कर दूंगा। पंता जी, पानी का कलश लाइए। आप हाथ पर पानी डालकर जागीर त्यागने का शपथ ले सकते हैं? बिल्कुल। मैंने पानी डालकर शपथ लिया है कि वतन त्याग कर वचन देता हूं कि मरते दम तक राजे शिवाजी साहब का साथ मैं और मेरे 5 बेटे देंगे। अब आप जाइए और मावल के बाकी देशमुखों को इकट्ठा करके उन्हें भी राजी कीजिए। हमें जिसका डर था वही बात हुई। जावली के जंगलों में लड़ना आसान काम नहीं है। हम इस इलाके के पहले भी सूबेदार रह चुके हैं। कान्होजी जेधे कहां मर गए? वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है। हुजूर, वो तो शिवाजी से मिल गया है, अपने 5 बेटों के साथ। खबर है उसने अपनी जागीर पर पानी बहा दिया है। इतना ही नहीं, बाकी देशमुख भी तोड़ रहा है। इस वक्त हमें प्यादों की नहीं, बादशाह की फिक्र है। उसके हाथे वो खुद ब खुद पनाह मांगने आ जाएंगे। सिद्दी हिलाल, ये फलटन का जागीरदार शिवाजी का साला है ना? जी हुजूर। तो उस पर हमला बोलो और उसे गिरफ्तार कर लो। अब हमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा और उनके कुछ मंदिर भी तोड़ने होंगे। वहां का बड़ा खजाना हमारे काम आएगा। लेकिन हुजूर, पूना की तरफ कूच कब करेंगे? पूना जाना ठीक नहीं होगा। कैसा होगा सिद्दी हिलाल कि हम वाई पहुंचकर शिवाजी को मिलने की दावत दें और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन इस काम के लिए एक मोतबीर एलची भेजना होगा। ऐसा आदमी जिस पर शिवाजी को यकीन आ जाए। राजे, खाने आजम अफजल खां साहब के वकील कृष्णा जी शास्त्री। स्वागत है कृष्णा जी शास्त्री। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा वेद शास्त्री विद्वान इस मंदिर में विराज रहा है। आप तो जानते होंगे इसे रामदास स्वामी ने बनवाया था। कहिए, वही से यहां तक की यात्रा कैसी रही? रास्ता टेढ़ा है और खतरनाक भी। डरने की कोई बात नहीं, खतरा जंगली जानवरों का है। हमारी खुशकिस्मती है कि खाने आजम ने हमें याद फरमाया। खाने आजम आपको अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। शुभकामनाएं तो पंढरपुर और तुलजापुर से मिल चुकी हैं। खाने आजम अगर हमसे खफा हैं तो ये गुस्सा मंदिरों और गरीब रियाया पर क्यों उतारते हैं? इसे नादान अधिकारियों की गलती समझिए राजे। खाने आजम को भी इसका सख्त मलाल है। कहिए, खाने आजम का हमारे लिए क्या हुक्म है? वो आपसे दोस्ती चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपका इरादा क्या है। ये तो खाने आजम के इरादों पर निर्भर है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम तो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन खाने आजम की मंसूबों की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? कहीं वो हमसे दगाबाजी कर बैठे तो? दगाबाजी की गुंजाइश ही नहीं राजे। आप तसल्ली रखें। शास्त्री, आप माता भवानी के दरबार में बैठे हैं। क्या आप माता के सामने सौगंध खाकर कह सकते हैं कि अफजल खां की नीयत में कोई खोट नहीं? बोलो शास्त्री, यकायक चुप क्यों हो गए? चाकर भले हूं तुर्कों का, मगर पैदा हुआ हूं ब्राह्मण परिवार में। भवानी माता के सामने झूठ नहीं बोल सकता। तो बताइए, हम अफजल खां से भेंट करें या नहीं? भेंट से तो आप बच नहीं सकते,
मगर मैंने जो बीजापुर में अफवाहें सुनी थी उनसे लगता है कि आपके साथ विश्वासघात होगा। और मत कहलवाइए, मैं अपने आका का नमकख्वार हूं और देवी के आगे झूठ भी तो नहीं बोल सकता। एक बेचारे ब्राह्मण की परीक्षा मत लीजिए राजे। हम आपकी परेशानी समझते हैं कृष्णा शास्त्री। हमारी तरफ से खान आजम से एक गुजारिश कीजिए। याद रहे, मंदिर में झूठ बोलने से हम भी डरते हैं। सच तो यह है कि हम खान और उनकी फौजों से खौफजदा हैं, इसलिए उनके पड़ाव में जाने से हम कतराते हैं। आप उन्हें हमसे यहां पार में मुलाकात करने पर राजी कीजिए। साथ में सिर्फ 4 आदमी लेकर आएंगे और हम भी ऐसा ही करेंगे। देवी भवानी आपकी रक्षा करे। इस मुलाकात से हमें न जाने क्यों बेचैनी हो रही है। अफजल खां का दूसरा नाम है दगाबाजी। आप सावधान रहें। आपकी और देवी की कृपा से हम कामयाब रहेंगे। कल रात देवी ने हमें दर्शन भी दिए। ऐसा लगा जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं। आप परेशान ना हो। हुजूर, तयशुदा शर्तों के मुताबिक तो सिर्फ 2 ही खिदमतगार जा सकते हैं। इतने सारे सिपाहियों को देखकर राजे डर जाएंगे। अगर वो वापस लौट गए तो फिर मुलाकात कैसे हो पाएगी? दुरुस्त है कृष्णा जी पंडित, यह गलती कैसे हुई? हमारे साथ सिर्फ एक ही हशम जाएगा। जाओ तो 1 आध सिपाही साथ ले लेना। जो हुक्म हुजूर। आप लोग वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। राजे खां चल पड़ा है। हम भी तैयार हैं। आपके साथ कौन जाएगा? संभाजी भावजी और जीवा महाला साथ चलेंगे। सिद्दी इब्राहिम 10-12 लोगों के साथ कुछ दूरी पर रहेंगे। राजे क्या आप ही को जाना पड़ेगा? मेरा मतलब है और नहीं, कोई? हमें ही जाना होगा। पता नहीं अफजल खां की मंशा क्या है। तोप का इशारा मिलते ही तुम आक्रमण शुरू करना। मेरे आदमी सब तैयार हैं राजे। येसा जी, अगर हम लौट कर नहीं आते। राजे अशुभ मत बोलिए। अगर हम लौट कर नहीं आते तो हमारे अष्ट प्रधान बाल राजे को गद्दी पर बिठाकर मां साहिबा की सलाह से हमारा काम आगे बढ़ाना। इब्राहिम जी। ये खान के पीछे कौन है? सैयद बंडा है हुजूर। ये जबरदस्त पटेबाज है। जीवा। जी राजे। इसको देख लो, इस पर से नजर मत हटाना। जी राजे। खाने आजम अफजल खां, जंग बहादुर सिपह सालार, महाराज शिवाजी भोसले। तो तुम ही हो फर्जंदा सल्तनत आदिल शाही, शाह जी के बेटे शिवाजी। महीन हो मगर जहीन दिखते हो। जनाब की इनायत है। तब तो तुम हमारे पुराने दोस्त और साथी के फर्जंद हो। आओ बेटे, दूर क्यों खड़े हो? हमसे गले मिलो।
औरंगजेब दिल्ली में बादशाह बन चुका था। उसने ये समाचार पाया तो चुप रहा। वो चतुर था। फिर महाराज ने बंधावा भेजा तो उसने भी सिरोपा रवाना किया, लेकिन फिर भी महाराज ने मुगल इलाकों को नहीं छोड़ा। फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। हाँ, शाइस्ता खां 77,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सिपाही लेकर रास्ते में तबाही मचाता हुआ पुणे पहुंचा और लाल महल में महाराज के रिहाइश वाले महल में डेरा डाला। महाराज ने कुछ प्रतिकार नहीं किया? कैसे करते। अफजल खां की मौत की खबर मिलते ही बड़ी बेगम ने विशाल सेना महाराज को पकड़ने के लिए भेजी और महाराज कोल्हापुर के पास पन्हालगढ़ में घिर गए। कुछ 4-5 महीनों के बाद रात के अंधेरे में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, महाराज वहां से भागकर राजगढ़ पहुंचे। मगर पुणे में शाहिस्ते खां जो बैठे थे वो फिर कभी। इसी बीच शहाजी महाराज अपने बेटे से मिलने स्वराज्य में पधारे। कितने बरस बीत गए बेटे, अब तो तुम खुद बेटों के बाप बन गए हो। रानी साहिबा, हमें लग रहा है कि हम आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं 30 बरस पहले का, है ना? जी महाराज। माहौली पर तुम्हारे विजय की खबर सुनी तो आंखें भर आई। तभी से तुम्हारे दीदार के लिए आंखें तरस रही हैं। राजे, आपके पिता भावुक है। ये कविता और शायरी का शौक करते हैं। राजे, कविता और शायरी के शौक ने ही हमें तुम्हारी मां साहिबा के व्यंग्य को समझने और सीखने की ताकत दी है। माहौली का किला आपके चरणों में भेंट करना चाहता था आबा साहब, मगर मां साहिबा ने कहा आपको शाही मुमानियत है। हाँ, इन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं हम आदिल शाह को तुरंत किला लौटा न दें। लेकिन आदिल शाही में अब वो दम नहीं रहा। तुम्हारे खिलाफ अफजल को भेजना उनके तरकश का आखिरी तीर था। उसके बाद भी वो कहां चुप बैठे हैं। तुम एक ऐसा समझौता कर लो जिससे दक्कन के सारे राज्य एक साथ मिलकर रहें। स्वराज्य को मजबूत करना है तो आदिल शाह के इलाकों को शामिल करना ही होगा। वे तुम्हें ऐसा करने दे तब ना। वे तो खुद ही पूरे दक्कन पर अपना हक जमाना चाहते हैं। निजाम शाही का हश्र तो तुम देख ही रहे हो। यानी हम मिलकर मुगलों के खिलाफ दक्कनी महाज खड़ा करें। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन दक्कनी सल्तनतों में अब इतनी सकत नहीं रही। यही ख्याल आपको 10 साल पहले आया होता। हाँ, ये भी सच है। तो अब एक तरफ हमारा राज और एक तरफ मुगली साम्राज्य। ईश्वर ने चाहा तो यहां तुम और कर्नाटक में वेंकोजी राजे। इस सागर से उस सागर तक भोसले वंश का झंडा फहरेगा। अब मुझे शाइस्ता खां को लाल महल से निकालना है। 1 साल हो गया वो वहां पूना में पड़ाव डाले पड़ा है। आप आदेश दीजिए राजे, शाइस्ता खान पर हम टूट पड़ेंगे। तलवार मैन में पड़ी पड़ी जंग खा रही है। नहीं ताना जी, हमारी ये मारो भागो वाली युद्ध नीति अब काम नहीं आएगी। हमें कोई नई जुगत भिड़ानी पड़ेगी। राजे, पुणे से एक फकीर आए हैं। फकीर? भेजो भेजो। कहिए बहिर जी नायक, कोई संदेशा लाए हैं? शरीफ जी औरंगाबाद करके लिए अष्टमी का मुहूर्त सुबीते का है राजे। उस रोज दूल्हा आधी रात को भंग पिएगा। खादिम जाम लेकर सेवा में हाजिर होगा। येसा जी, हम अष्टमी की रात को लाल महल पर धावा बोलेंगे। हमें 1000 सिपाहियों की 2 टुकड़ियां चाहिए जो पीछे से हमारी सुरक्षा करेंगी। हमारे साथ अलग से 400 सधे योद्धा चलेंगे। हम स्वयं 20-30 आदमियों को लेकर महल में घुसेंगे। मगर सारे पुणे शहर में शाइस्ता खां की फौजें फैली हुई हैं। जसवंत सिंह के हजारों सिपाही हैं। हर चौक और चौराहे पर दिन रात का पहरा लगा हुआ है। जब शाइस्ता खां नींद में गाफिल होगा तब उस पर हम अचानक टूट पड़ेंगे। वो सपने में भी नहीं सोचेगा कि हम ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। राजा का लाल महल था जिस पे शाइस्ता खां का हक था। समय भी आधी रात का था,
खान भी नींद में गाफिल था। चला राजा जो धनुष का तीर जी 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 जी, चला राजा जो धनुष का तीर जी 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 जी। काट के सिपाही पल भर में घुसा शिवराज सेज घर में। खान की आंख खुली तो क्या, सामने मौत खड़ी है क्या। यकायक चिल्लाई बेगम, क्षमा को बुझा दिया उस दम। खान की जाती थी अब जान, लपक कर उसने भरी कुदान। राजा ने वार किया तो जरूर, मगर किस्मत को न था मंजूर। अंधेरे में दिखता कुछ भी न, खान की कटी उंगलियां थी न। सेनापति दुम दबा के भागा जी 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 जी, सेनापति दुम दबा के भागा जी 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 जी, सेनापति दुम दबा के भागा जी 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 जी। सुना है आप पूना गए थे? आई साहिबा, हम पूना से आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। औरंगजेब बादशाह के मामा अमीर उल उमरा नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब जनाब शाइस्ता खान अपनी 3 उंगलियां हमें सौंपकर खुद अंधेरे में लाल महल से गायब हो गए। शुभा, हमें वचन दे दो कि ये इस तरह की आखिरी मुहिम थी। आप अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। हमारी उम्र देखो। अब सीधे औरंगजेब से मुकाबला है और आप। शिवाजी महाराज जानते थे कि अब दिल्ली के बादशाह से लड़ाई छिड़ने के दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए धन इकट्ठा करना जरूरी था। फिर सन 1664 में महाराज ने सूरत का नूर उतारकर करोड़ों हूनों की दौलत हासिल की। हासिल की या लूटी? अरे भाई श्रीधर पंत, राज्य क्या सिर्फ तलवार और मीठी बातों के बल पर चलता है? फिर औरंगजेब भी बौखला गया होगा? नहीं, वो भी टक्कर का आदमी था। इस बार इसने राजा जयसिंह को 80,000 की फौज देकर रवाना किया। राजा जयसिंह पुराना खिलाड़ी था। उसने महाराज का सफाया करने के लिए शक्ति और युक्ति दोनों का प्रयोग किया। महाराज चारों तरफ से घिर गए और आखिर उन्हें हार माननी पड़ी। इससे उनके साथी नहीं बिगड़े? क्यों नहीं बिगड़े? महाराज जब पन्हालगढ़ की लड़ाई में मुगलों के साथ शामिल हुए तो उनके सेनापति नेताजी पालकर जानबूझ के देर से पहुंचे और महाराज पराजित हुए। जब नेताजी को निकाल दिया गया तो वो झट से आदिल शाहियों से जा मिले। यहां राजा जयसिंह को चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज भी आदिल शाहियों से मिल जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि महाराज दिल्ली जाकर बादशाह से स्वयं मिले। राजा साहब, अगर आगरा में हमारे साथ दगाबाजी हुई तो? राजा शिवाजी, आपके साथ दगाबाजी करने का साहस कौन कर सकता है? लोगों में तो आम है कि आप में एक दैवी शक्ति है जो हर बार आपको संकट से बचा ले जाती है। हाँ, देखना है इस बार संकट का निवारण कैसे होता है। ये संकट नहीं, स्वर्ण अवसर है। आप हमारी बात मानिए और आगरा जाइए। और फिर आप अपनी तरफ से तो नहीं जा रहे, बादशाह ने आपको बुलावा भेजा है। हो सकता है वो आपको दक्कन का सूबेदार मुकर्रर करें, वही दक्कन जो आज तक मुगल सेनापतियों के लिए दफनगाह साबित होता रहा है। क्या पता शायद आपके हाथों वहां हुन बरसें। मुगलों की चाकरी में बड़े खतरे हैं राजा साहब। दक्कन का राजा ही हमें स्वीकार कर ले तो बहुत है, लेकिन हमें उसकी नीयत पे शक है। राजा शिवाजी, आप बेखटके आगरा जाइए। आपका बाल तक बांका नहीं हो सकता है। हमारे बेटे युवराज राम सिंह आपकी देखभाल करेंगे। हम आपको वचन देते हैं, अगर बादशाह आपको धोखा देता है तो हम भवानी माता के चरणों में अपना मस्तक चढ़ा देंगे। सूबाए दक्कन से सरदार शिवाजी। राजा साहब, नजराना पेश कीजिए।
हमें कहां खड़ा किया गया? 5000 मनसबदारों में। 5000 की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है। ये हमारे सामने कौन खड़ा है? राजा जसवंत सिंह। ये भगोड़ा जो हमारी फौज को अपनी पीठ दिखा चुका है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? राम सिंह, तुम अपने बादशाह से जाके पूछो कि वो क्यों हमें जलील कर रहा है। हम जब से आए हैं हमारा अपमान किया जा रहा है। हमारे स्वागत को कौन भेजा जाता है? एक मुंशी। हमें पंचहजारी में खड़ा किया जाता है जसवंत सिंह के पीछे। हमें सिर्फ सरदार कहा जाता है। कहां के सरदार? हम स्वतंत्र सार्वभौम राजा हैं, किसी के झंडा बरदार नहीं। राजा साहब, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तुम्हारा बादशाह? हमारा सर उड़ा देगा, यही ना? हमें इसकी परवाह नहीं। राजा साहब, हमारा अनुरोध है, आप चाहिए हम तो चाकरी करने नहीं आए हैं। हम नहीं जाएंगे। शिवाजी, आप खफा होकर भरे दरबार से उठकर चल दिए। क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? दक्कन के राजा को पंचहजारियों के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है? जाहिर है इतना छोटा ओहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं। यह हमारे कारकुनों की गलती है। हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। आपके भाइयों के साथ क्या सलूक किया गया है यह हमें अच्छी तरह मालूम है। शिवाजी, हम आपकी साफगोई की दाद देते हैं। हम मराठों के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते। आप जो सुलहनामा चाहते हैं कहें, हमें मंजूर है। हम आपकी तख्त नशीनी को भी मंजूरी बख्शने के लिए तैयार हैं। यानी हम आपकी इजाजत के साथ राज्याभिषेक करा सकते हैं। आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं। इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है। मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर। और बाकी राजा दिल्ली की मेहरबानी के मोहताज रहे, ये परंपरा तो 100 साल पुरानी भी नहीं है। मगर इन 100 सालों में किसी ने आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है। अनेक वर्षों के बाद दक्कन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं? वो इलाका आपका था कब? आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीग को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है, इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने हमारी तबाही की बात करो। अगर हमने राजा जयसिंह से वादा ना किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती। हम तुम्हें रुखसत देते हैं। राजा साहब, अगर तुम दिल्ली के तख्त के साए में नहीं रहना चाहते तो मत रहो। हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। राम सिंह, इसे सलाबत खां की हवेली में रखा जाए, कड़े पहरे के साथ। जनाब ना, हमारे वालिद साहब। चार 5 महीनों तक महाराज को बंदी रखा गया। शिवाजी महाराज ने बादशाह औरंगजेब के नाम कई सिफारिशें भेजी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। महाराज के अंगरक्षक राम सिंह के आदमी थे। अब बाहर शाही फौज का कड़ा पहरा था। फिर बादशाह ने राम सिंह को हुक्म दिया कि महाराज को खत्म कर दिया जाए। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कुंवर राम सिंह, सलावत खां, आप लोग इस वक्त यहां, खैरियत तो है? राजा साहब, बादशाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपने सिपाहियों का पहरा यहां से हटा दूं। और यह भी सुना है कि आपको किसी और जगह ले जाया जाएगा। क्या बादशाह हमारा काम तमाम कर देना चाहता है? हम बहुत असमंजस में पड़ गए हैं राजा साहब। एक तरफ बादशाह का हुक्म, दूसरी तरफ पिता को दिया वचन। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको वचन से मुक्त कर दें? उससे क्या होगा राजा साहब? एक बार मेरे पिता ने वचन दिया है तो मैं भी उससे वचनबद्ध हूं।
राजा साहब, हम ये चाहते हैं कि आप यहां से फरार हो जाएं। जब तक आप हमारी इस हवेली में हैं, ये तब तक ही मुमकिन है। बाद में आपको फौलाद खां कोतवाली की हिरासत में रखा जाएगा। मगर हवेली पर भी तो फौलाद खां के सिपाही होंगे। आप कल सुबह सबसे पहले शहर के गरीबों में मिठाइयां बंटवाइए। मिठाई? लेकिन उससे पहले आपको सख्त बीमारी की वजह से पलन पकड़ना होगा, क्योंकि यहाँ रिवाज है बीमारी में मिठाइयां बंटवाने का। रोज यहाँ से शहर की तरफ आपको बड़ी बड़ी डालियां जाती हुई दिखाई देंगी। शुरू में सख्ती से मुआयना होगा, बाद में पहरेदार इसके आदी हो जाएंगे। किसी का हुआ नहीं संदेह जी 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 जी। एक रोज डालियां आई नहीं भरवाई, रखी ना दक्षिणा मिठाई। हम शक्ल ही रोज बुलवाया, कपड़ा उसे अपना पहनाया। अपने जैसा पलंग पे सुलाया, खुद भी चाकर का भेष बनाया। अपना बेटा डाली में बिठाया, अपने कंधों पे भार उठाया। बना था राजा आज कहार जी 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 जी। बना था राजा आज कहार जी। महाराज, डालियां तैयार हैं। डालियों की हुई पड़ताल, न आया ख्याल कि अंदर कैसी मिठाई थी। राजा ने जुगत भिड़ाई थी, भवानी पूरी सहाई थी। उड़ गया पिंजरे का पंछी जी 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 जी। उड़ गया पिंजरे का पंछी जी 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 जी। युक्ति से शक्ति रही ओछी जी 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 जी। युक्ति से शक्ति रही ओछी जी 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 जी। महाराज आगरे से कैसे गायब हो गए, इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं। एक फ्रांसीसी लेखक का कहना है कि खुद औरंगजेब ने उन्हें गायब हो जाने दिया, क्योंकि औरंगजेब उनका आगरे में क्या करता। वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी की उसने। अरे महाराज सही सलामत लौट आए, यही बहुत है। उसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने सारे किलों पर अधिकार जमाया, राज्य की इंतजाम की ओर ध्यान दिया। अब समय आ गया था कि महाराज मूर्धाभिषेक छत्रपति बने, लेकिन वो भी कोई आसान काम था। अरे हाँ, कुछ पंडितों का कहना था कि वे संस्कार विहीन थे। अरे बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए। फिर काशी के पंडित विश्वेश्वर शास्त्री गागा भट्ट ने शास्त्रों के प्रमाण पेश किए। तब कहीं जाकर किले रायगढ़ में जून 1674 में महाराज का राज्याभिषेक पंडित गागा भट्ट के हाथों संपन्न हुआ। श्रीधर पंत, ये दृश्य आज भी हमें दिखाई दे रहा है। स्वस्ति न इंद्रो रजस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। स्वराजं वैराजं परमेष्ठं राजं महाराजमाधिपत्यमय समन्त पर्यात्। इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है पौन बारी बाह पर, शंभु रतिनाह पर, जो सहस बाह पर, राम द्विज राज है दावा द्रुम डुंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण शिवाजी महाराज की जय। गगराज है कंस पर, कान्ह जिमी कंस पर, क्यों मल
हंस पर शेर शिवराज है, क्यों मलेच्छ हंस पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज वृद्धता की तरफ झुक रहे थे। फिर भी राज्याभिषेक के बाद उन्होंने दूर दक्षिण तक आनंदवन भुवन स्थापित कर दिखाया और 3 अप्रैल 1680 के दिन महाराज इस लोक को छोड़कर कूच कर गए। विजय गाथा समाप्त हो गई। आज 10 सालों बाद फिर गढ़ आना हुआ है। संपतराव सन 1883 में आया था, याद है ना? तब से आज तक आप शिवाजी महाराज की कथा सुना रहे थे। मैं कहने जा रहा था, आप गढ़ से उतर सकते हैं। कैसे? हम नहीं समझे। 10 बरस पहले आपने कहा था कि महाराज का हुक्म नहीं है, हम गढ़ छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अब चल रहा है सन 1893। अपने गंगाधर पंत टिळक है ना, उनके सपूत बलवंतराव टिळक ने शिव जयंती का उत्सव शुरू किया है। शिवाजी महाराज दोबारा आए हैं संपतराव। आइए उनका स्वागत कीजिए। शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी की मौत के कुछ दशक बाद मराठों का प्रधानमंत्री, जो पेशवा कहलाता था, राजा पर हावी होकर असली सत्ताधारी बन बैठा। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना कमजोर हो गया था कि उसने सारे दक्कन में चौथ वसूल करने का मराठों का अधिकार मंजूर कर लिया। इतना ही नहीं, पेशवा बाजीराव ने मालवा, गुजरात और मध्य भारत पर भी कब्जा जमा लिया। 1737 में उसकी फौजें सीधे दिल्ली के दरवाजों पर जा पहुंची। ऐसा लगता था पूरे हिंदुस्तान पर मराठा छा जाएंगे। उत्तर भारत पूरी तरह पस्त और बर्बाद हो गया। फिर नादिर शाह के जानशीं अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत के पुराने जंगी मैदान में मराठों की एक बड़ी फौज को बुरी तरह हराया। पानीपत की हार ने मराठों को ऐन उसी वक्त कमजोर किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत बनना चाह रही थी।